यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या या पवित्र भूमीला माझा साष्टांग दंडवत. सबसे पहले मैं देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को आदरपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. हमारे लिए गर्व की बात है कि इसरो को अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ऐतिहासिक सिद्धि हासिल की है और इस सिद्धि के लिए, इस उपलब्धि के लिए मैं हमारे अंतरिक्ष के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं. आज जब आप घर जाएंगे तब टीवी पर देखेंगे पीएसएलवी C-45 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके 5 देशों की 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है. जब पहले इस प्रकार के प्रयोग होते थे, सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया होती थी, तो उसकी दीर्घा गैलरी में कुछ सिलेक्टेड लोगों को आने की सुविधा होती थी, वही उसको देख पाते थे. लेकिन देश में विज्ञान की ओर रुचि बढ़े, हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनको उस परिसर में आने के लिए सुविधा दी जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपने आंखों से देख पाए. आज उसकी भी शुरुआत हुई. सैकड़ों की तादाद में आज लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने भारत के इस कीर्तिमान को अपनी आंखों से देखा है. मैं इस उपलब्धि के लिए देशवासियों की तरफ से सबसे पहले अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं. मंच पर विराजमान सब महानुभावों का नामों का मैं उल्लेख नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी ने विस्तार से सबका परिचय करवा दिया है और इसलिए मैं दोहराता नहीं हूं. साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि वर्धा की इस महान भूमि से मुझे महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने का अवसर मिला. इससे पहले मैं वर्धा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत विदर्भ के सभी बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं. महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने का अवसर मिला है. इससे पहले मैं वर्धा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत विदर्भ के सभी बहनों भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, जो एयर कंडीशन में बैठ करके
देश को सलाह दे रहे हैं, इनको पता नहीं होगा कि 40-42 गर्मी में ये जन सैलाब हमें आशीर्वाद है। पता नहीं कांग्रेस एनसीपी का आज रात क्या होगा, सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। हमारे यहां के सांसद रामदास जी का जन्मदिन है। मैं भी आपके साथ उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो कुछ भी मैं इस पूरे क्षेत्र और महाराष्ट्र के लिए कर पाया हूं, उसके पीछे आप सभी की शक्ति है, आप सभी का समर्थन है, आप सभी के आशीर्वाद है और आप ही मेरी प्रेरणा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगू उसके पहले मैं आज पूज्य बापू की तपस्वी भूमि से, आचार्य विनोबा जी की कर्म भूमि से पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों का और इसी वर्धा की पवित्र भूमि से पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे इस देश के नागरिकों की सेवा करने का सौभाग्य दिया था और इसलिए आपकी प्रेरणा से जो मैंने काम किया है उसका हिसाब तो देता ही हूं, लेकिन ये काम करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, गांधी जी और विनोबा जी का स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उनकी बातों का कितना अनुसरण किया, इसकी सच्चाई भी आप जानते हैं। साथियों, स्थिति ये है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कह करके आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे, मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में
उनको जंगलों में जाना पड़ता था और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम का, श्रम का अपमान करने वाले ऐसे जातिवादी लोगों का जवाब इस चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, विदर्भ की इस धरती पर आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके इसी आशीर्वाद ने अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। साथियों, ये हमारे शरद पवार, ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे कभी नहीं करते हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। इस बार देश की जनता ने अच्छों को मैदान छोड़ करके भगाया है। मतदान के पहले ही भगा दिया है। खैर, शरद राव की उनकी एक समस्या ये भी है कि एनसीपी में इस समय बहुत बड़ा पारिवारिक युद्ध चल रहा है। पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है और स्थिति ये है कि पवार साहब के भतीजे धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करने के लिए सोख्ती बिछा रहे हैं। इसी वजह से एनसीपी को टिकट बंटवारे में भी दिक्कत आ रही है। पवार परिवार के लोग इसी बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि कौन सी सीटों से लड़े और कहां छोड़ दें। इस वजह से दूसरों का धैर्य भी समाप्त हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो 6 महीने के लिए सोते हैं। 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। पैसे की ये भूख मिटाने के लिए सिंचाई, स्टैंप, रियल एस्टेट, सड़क परियोजना, सरकारी टेंडर जहां से बन पड़ता है, जैसे बन पड़ता है, करोड़ों अरबों रुपये होता है कि नहीं होता है?
इतिहास गवाह है कि नहीं गवाह है? मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था? याद है ना? याद है ना क्या कहा था? यहां से मैं दोहरा सकता हूं, कोई फिर से बोल भी सकता है ऐसी भाषा। मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। साथियों, खुद एक किसान होने के बावजूद शरद पवार किसानों को भूल गए, उनकी चिंताओं को भूल गए। उनके कार्यकाल में ही कितने ही किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पवार साहब ने कोई परवाह नहीं की। उनका ध्यान किसानों की स्थिति पर ही नहीं था। अब आज पवार साहब को लोगों ने ही बोल्ड कर दिया है। उनके झूठे वायदों की पोल खुल चुकी है। अब वो खुद भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार द्वारा वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाने की वजह से ज्यादातर एनसीपी नेताओं को रिटायर्ड करने की कोशिश हो रही है ताकि उनका आसान साफ हो जाए। साथियों, अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र ऐसे विकास विरोधी, जनता विरोधी लोगों को पूरी तरह खारिज करे। भाई और बहनों, आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से दिन रात आपकी मुश्किलों को कम करने में जुटा। कपास, सोयाबीन, तूर सहित अनेक फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना बढ़ाने का काम भी इसी चौकीदार ने किया है। इतना ही नहीं, वन उपज के एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के लगभग 1.25 करोड़ किसानों के बैंक खाते में हजारों रुपये जमा किए जा चुके हैं। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। भाई और बहनों, जिन्होंने 70 साल तक गरीब को गरीब बनाए रखा, वो कभी गरीब का भला नहीं सोच सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर योजना लाकर उस योजना के पैसे से अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। यही काम इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किया, आपके पानी के साथ किया, आपकी सिंचाई परियोजनाओं के साथ किया। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर यहां के किसानों को लूटा। इसी का नतीजा है कि दर्जनों सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटकी रही। इन योजनाओं को पूरा करने का बीड़ा आपके इस प्रधान सेवक ने उठाया। महाराष्ट्र और देश के अनेक हिस्सों में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत लंबे समय से लटकी 99 सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया गया, जिसमें से 26 परियोजनाएं सिर्फ महाराष्ट्र की है। आप सोचिए, देश में जो मैंने खोज के निकाला उसमें 25% महाराष्ट्र की, जबकि महाराष्ट्र के ही
कृषि मंत्री बनकर के 10 साल दिल्ली में बैठे थे शरद पवार। यहां लोअर वर्धा सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह वर्धा में जलयुक्त शिवार अभियान सैकड़ों गांवों को लाभ होना तय हुआ है। साथियों, हम बहुत ईमानदारी से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम बाकी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपकी दिक्कतें और कम हो। साथियों, बीदर का सूखा मौसम के साथ ही कांग्रेस के 70 साल के करप्शन की भी देन है। आपके चौकीदार इसको हराने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के विदर्भ के हजारों जवान आज देश की रक्षा में डटे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट हमारे सपूतों के शौर्य, उनके बलिदान को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे वीर जवानों ने सीमा पार करके आतंकियों को घर में घुसकर मारने का काम किया, तो ये लोग सबूत मांगने लगे। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी ऐसी बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आज विदर्भ की धरती से, इस वर्धा की धरती से आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? मेरा अगला सवाल जरा बराबर समझ के पूछ लीजिए। जो हिंदुस्तान के हीरो हैं, उनकी जरूरत है कि जो पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं, उनकी जरूरत है? आप बताइए, आपको सबूत चाहिए या देश के सपूतों पर गर्व चाहिए? सपूतों के शौर्य का सबूत मांगने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? देश की सेना पर शक करने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? देश की सेना को अपमानित करने वालों को सबक सिखाएंगे क्या? शहीदों के इस प्रकार की भाषा से दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? साथियों, आप ये भी मत भूलिए, ये वही कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है जिसने आजाद मैदान में उन्मादी भीड़ को, शहीदों के स्मारक को जूते से रौंदने और हिंसा की खुली छूट दी थी। याद है ना आपको? आजाद मैदान की घटना याद है ना? इतना ही नहीं, तब की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया था कि आजाद मैदान में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई न हो। आखिर क्यों? इसका जवाब एक ही है, कांग्रेस एनसीपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस, किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करें ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे, अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है, इस बात का जिक्र तक नहीं किया है।
हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? आप याद कीजिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। साथियों, ये विषय आज मैं इसलिए लाया हूं, भैया आप जगह है नहीं, ये मैदान छोटा पड़ गया है, आप जहां है वहीं रहिए। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, एक तरफ भयंकर गर्मी है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। अब ये मैदान छोटा पड़ गया, आपका प्यार इतना है। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की ये साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? आप हर कोने से जवाब आना चाहिए। बहुत बड़ा पाप किया है कांग्रेस ने। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? वो चाहे जितनी दौड़ लगा लें, कांग्रेस को इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। जिसको उन्होंने आतंकवादी कहा है वो अब जाग चुका है और इसलिए जिसको उन्होंने शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इसके कारण अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भाइयों और बहनों, बात चाहे आतंक से निपटने की हो या फिर नक्सली हिंसा से पार पाने की, हमारी सरकार ने कड़े कदम भी उठाए हैं, बड़े कदम भी उठाए हैं। सरकार के प्रयासों से देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी लगातार कम हो रहा। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली ताकतों को हवा दी। कांग्रेस का इतिहास किस तरह गरीबों का, दलितों का विरोधी रहा है, इसकी गवाह महाराष्ट्र की ये धरती रही है। यहां विदर्भ में कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया था, सब जानते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया,
उनका मजाक उड़ाया। साथियों, हमेशा अपने परिवार के आगे घुटने टेकने वाली कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेती है, वरना कांग्रेस का बस चलता तो वो बाबा साहब का नाम भी इतिहास से मिटा देती है। बाबा साहब को अगर सम्मान देने का काम किया है, उनके अनुभवों को देश की नीतियों में डालने का काम किया है, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल है। साथियों, राष्ट्र के नायकों, उनका सम्मान के साथ ही एनडीए की सरकार देश के विकास पर भी पूरा जोर दे रही है। रायपुर बड़वर्धा पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर कितने साल से लटका था, उस पर भी अब तेजी से काम किया जा रहा है। वर्धा नागपुर रेलवे लाइन शहीदी क्षेत्र में 6 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है। गांव गांव में सड़कें बन रही है, हाईवे के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। यही सिंधी में जेएनपीटी का एक ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। हमारा प्रयास कि विदर्भ की कनेक्टिविटी मजबूत हो ताकि यहां उद्योग लग पाए। साथियों, विकास का यह अभियान, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान का यह काम नए भारत का संकल्प पूरा हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद फिर एक बार जरूरत है। मुझे भरोसा है कि 11 अप्रैल को आप महायुति के पक्ष में मतदान करके इस चौकीदार को, हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, इस बार महाराष्ट्र में 100% विजय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एनसीपी, कांग्रेस, उनके साथियों को एक भी सीट न मिले, ये कमाल महाराष्ट्र को करके दिखाना चाहिए। ये वीरों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ फिर से एक बार हम बोलेंगे, आज फिर एक बार, गांव गांव जब चौकीदार बन गया है, घर घर जब चौकीदार बन गया है, तो आइए आप भी बोलिए, मैं भी चौकीदार हूं। मैं भी गांव गांव, घर घर, अमीर गरीब, शहर गांव, हर जगह, चारों तरफ देश की रक्षा, सीमा पर रक्षा, गांव की रक्षा, सामान्य मानवी की रक्षा, माता बहनों की रक्षा। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आजच्या या सभेला माननीय प्रधानमंत्री